वेलकम टू टीच मिंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले दो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मीन्स होता है जीवों में विविधता। जीवों में क्या विविधता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा है पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, अलग अलग उनकी संरचना होती है, अलग अलग उनके कार्य होते हैं। ठीक है, उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा पृथ्वी पर बहुत सारे तरीके के जानवर हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ उनसे छोटे जो हम लोग देख नहीं पाते वो भी हैं, ठीक है, जिनको हम लोग देख लेते हैं, और कुछ तो विशाल हैं जो कि हम लोग देखते हैं, जो मतलब पृथ्वी पर है तो उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोग अपने जो आसपास रहते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे घर के अगल बगल है, उसमें क्या विविधता होती है। जैसे कि आपने देखा होगा गाय, गाय जो आपके घर के अगल बगल रहती हैं, भैंसें जो घर के अगल बगल रहती हैं, बकरियां, डॉग्स, ये इन सारी चीजों को अगर देखें तो ये हमारे घर के अगल बगल रहते हैं, इनमें विविधता होती है। जैसे इसमें कलर की विविधता होती है, ये छोटे और बड़े होते हैं। गायों की बात कर लें तो कुछ गायों की सींग नहीं होती है और कुछ गायों की सींग होती है, ठीक है। कुछ के कलर चेंज होते हैं, कुछ ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह के कलर के होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों के अपने यहाँ देसी गाय जैसी होती है, जर्सी वगैरह, तो इन सब की बात कर लेते हैं, ठीक। उसी तरीके से कुछ जानवर बहुत छोटे होते हैं जो जमीन पे चलते हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब कि दिखाई देते बहुत छोटे होते हैं, तो उनकी भी बात बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद उससे थोड़े से बड़े चींटे वगैरह हैं, कुछ रेंगने वाले हैं, सांप वगैरह। तो ये सारे जीव हैं जो उनमें विविधता होती है, कुछ रेंगते हैं, कुछ जमीन पे चलते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, तो ये जीवों में विविधता होती है, ठीक है। हमारे अपनों हम लोग अपनी बात कर लेते हैं, हम लोग भी बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके की होती है, विविधता पाई जाती है हम लोगों के अंदर। कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, बिल्कुल बौने होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कलर बहुत अलग चेंज होता है, कुछ लोग बहुत ही गोरे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही डार्क ब्लैक होते हैं। तो इनकी बात, ये विविधता हम लोगों में भी पाई जाती है, ठीक है। तो विविधता की बात ही कर रहे हैं, तो उस जैसे कि हमारी बुक में दिया है कि हम लोगों की बुक में दिया हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे बुक खोल के, तो जैव विविधता में तात्पर्य, जैव विविधता से तात्पर्य क्या है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपी की ओर अंकित करता है, यानी कि इशारा करता है। जो विभिन्न जो जीव रूप है सबके अलग अलग, उनकी ओर इशारा करता है। और ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं, ठीक है, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसी परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है, तो जो एक ग्रुप में और एक जगह पाए जाते हैं। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, वायु जैसे कई चीजों को प्रभावित होती हैं, ठीक है। मोटे अनुमान में हम लोग बात करें तो कम से कम हम लोगों के जो प्रजातियां हैं वो बहुत सारे ज्यादा होंगी, कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा होंगे, लेकिन जो मोटे मोटे अनुमान में हम लोगों को मालूम होता है वो कम से कम 10 से 20 लाख की प्रजातियों की जानकारी है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज्यादा भाग कुछ ही देशों में पाया जाता है, कुछ ही भाग में है, जैसे ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। तो इन जगहों पर ज्यादातर विविधता आपको देखने को मिलेगी, इंडिया में तो और भी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था जैव विविधता के बारे में, आपको मैंने बताया कि जैव विविधता होती क्या है, ठीक है। उसी आधार पर हम लोग कहते हैं, एक आपका पहला टॉपिक इसमें है कि वर्गीकरण के आधार क्या है, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या है। वर्गीकरण का आधार क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है, हम इसको किस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं, कौन सा जानवर कहाँ रहेगा, कौन सा जानवर कहाँ नहीं रहेगा। जैसे कि हमारी बुक में दिया हुआ है कि जीवों में उपस्थित समानताओं के आधार पर एक समूह बनाया गया है और जो विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग किया गया, ठीक है, अलग अलग रखा गया है। तो यही मतलब कि जैसे कि कुछ जीव जैसे होते हैं कि एक कोष की होते हैं, कुछ बहुकोष की होते हैं, तो ये इस तरीके से इनको अलग अलग रखा गया है। जीवों के वर्गीकरण का पहला आधारभूत लक्षण जो है जीवों की कोशिका और उनके संरचना का कार्य। जैसे बहुत से जानवर क्या है, कुछ रेंग के चलते हैं, कुछ वॉक करके चलते हैं, यानी पैदल चल रहे होते हैं, चलना होता है, और कुछ पानी में रहते हैं जो तैर के चलते हैं, ठीक है। तो ये विविधता होती है। उसके भी और भी लक्षण होते हैं, इनको कैसे अलग किया जाए।
तो कैसे अलग करेंगे? एक तो पहले यूनिसेलुलर यानी कि ये एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, ये दो हमारे हो गए, इनके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इनकी कोशिका भित्ति वाले जो जीव होते हैं, जो कोशिका भित्ति वाले जीव होते हैं, कुछ बिना कोशिका वाले भित्ति वाले जीव होते हैं, ठीक है, कुछ प्रकाश संश्लेषण वाले जीव होते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता वो ऐसे जीव होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हुए क्या करते हैं, वर्गीकरण का आधार मान लेते हैं कि इनको हमने इस आधार पे, इस बेस से हमने उनको क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था वर्गीकरण का आधार, ठीक। उसके बाद हम लोगों का क्या आता है, वर्गीकरण और जैव विकास, यानी कि जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा वो होगा वर्गीकरण और जैव विकास। जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वर्गीकरण और जैव विकास। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, वर्गीकरण और जैव विकास की बात करेंगे, ठीक है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सभी जीवधारियों को उनकी संरचना और कार्य के आधार पे अलग करते, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उनको उसी आधार पर सबको पहचाना जाएगा, ठीक, ये भी मैंने आपको बताया। कुछ जीव होते हैं जो मांस खाते हैं, कुछ जीव होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, और कुछ तो दोनों ही होते हैं, जैसे कि भालू होता है वो दोनों खाता है, घास भी खा लेता है और मीट मछली फ्लैश मतलब कि खाता है, तो उसको हम लोग ओमनिवोरस में रखते हैं, ठीक है। तो उनका कार्य और संरचना दोनों ही अलग अलग है, तो और उनका वर्गीकरण इसी आधार पे किया जाता है, ठीक, ये भी बता चुके। शारीरिक बनावट के आधार पे और उनके लक्षणों के आधार पे भी हम लोग उनकी तुलना करते हैं कि हाँ ये ऐसे है तो इसको इस तरीके से क्लासिफिकेशन में रखा जाता है, ठीक। इसी समय कुछ महत्वपूर्ण भूमिका इसमें इसी की बहुत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आ जाती है तो वो शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। तो ये हमारे क्या होता है, जैव विकास भी होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे पूर्वज जो हमारे थे, उन वनमानव से एक तरीके से कह सकते हैं, आदिवासी आदिमानव कह सकते हैं, तो वो लोग पहले क्या जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे गांव में आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़े। तो हम लोग बहुत सारे डिफरेंट देखते स्टेजेस देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले सारे मानव के क्या पूंछ होती थी, आज पूंछ नहीं है, यानी कि विलुप्त हो गई। तो ये परिवर्तन हुआ एक तरीके से। तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि मूल लक्षण क्या है, तो मूल लक्षण शरीर को बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई देते थे या दिखाई पड़ते थे, उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था जीव मतलब कि मूल लक्षण क्या होता है, और वर्गीकरण किसके आधार पर किया, ये भी हो गया। फिर हमारा जैव विकास क्या होता है, यानी कि एवोल्यूशन क्या हुआ। अब तक आपने देखा होगा कि डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, डार्विन का सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं। उन्होंने बताया था कि एक जिराफ होता है जो छोटा होता है पहले, ठीक है, एक जिराफ होता है, ये यहाँ पर हम जिराफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पेड़ पौधे हैं एक तरीके से, ये पेड़ है, ठीक है, जमीन की बात है, तो ये जमीन है, ठीक है। ये पहले बकरी की तरीके होता था, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक तरीके से जिराफ है जो छोटा था पहले, बकरी की तरीके था। तो वो घास जब नीचे खाता था तो गर्दन झुका के खाता था, ठीक है। कुछ सालों बाद वो धीरे धीरे जमीन की सारी घासें खत्म हो गई। जब जमीन की घास जब खत्म होगी तो जो बड़े पेड़ बचे, तो जब बड़े पेड़ बचे तो वो उनकी गर्दन जो थी वो मतलब कि मुंह तक उनका वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे तब ये गर्दन को अपनी थोड़ा ऊपर करने लगे, धीरे धीरे ऊपर करने लगे। जब ये धीरे धीरे ऊपर करने लगे तो इनमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ कि इनकी जो आगे की टांगे हैं वो लंबी होने लगी और पीछे की टांगे कम थोड़ी सी लंबी होने लगी। तो ये परिवर्तन देखने को मिला, गर्दन भी थोड़ी सी ऊपर हुई धीरे धीरे। तो ये जैव विकास हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर और जब उससे भी खत्म होने लगी, फिर और जो लंबे लंबे पेड़ थे उनकी बात करते हैं। जब और लंबे लंबे पेड़ थे उनकी बात करते हैं। ये पेड़ है, ठीक, हमारा। अब क्या हुआ, फिर बाद में उन्होंने देखा कुछ साल बाद कि जिराफ की जो गर्दन थी वो बहुत लंबी हो गई, ठीक है। ये जिराफ है, तो ये एवोल्यूशन देखने को
मिलता है, यानी कि जय विकास हो रहा है यहाँ पर कि पहले इनकी गर्दन छोटी थी, बाद में थोड़ी बड़ी, नीचे की घास खत्म हो गई तो वो घास जब नहीं खा पाए, उनको भोजन नहीं मिला, तो जो बड़े बड़े पेड़ थे उसमें चले गए, उसमें थोड़ा सा खाया, फिर और बड़े हुए, तो उनमें थोड़ा सा विकास हुआ कि उनकी गर्दन लंबी होने लगी। ठीक है, तो फिर कुछ साल बाद और देखने को मिला कि धीरे धीरे इनकी गर्दन और आगे के पैर दोनों लंबे होने लगे, पीछे के पैर थोड़े छोटे, यानी कि जो आगे का हिस्सा था वो उसका कुचक के उन पत्तियों को तोड़ के खाता था। तो ये जैव विकास हुआ। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं अब तक जीवों में जो भी निरंतर परिवर्तन हुए हैं वे सभी परिवर्तन उस प्रक्रिया के कारण हुए हैं जो बेहतर जीवन के लिए आवश्यक थे, अर्थात जीवों को बेहतर जीवन यापन के लिए उनमें जो भी परिवर्तन होने चाहिए वही परिवर्तन हुए हैं, और जीवों में यही परिवर्तन क्या होता है, जैव विकास कहलाता है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने आपको बताया जैव विकास क्या है। अब जैव विकास की अवधारणा क्या होती है, मैंने आपको बताया कि डार्विन का जो सिद्धांत है वही जैव विकास की अवधारणा है, यानी कि जीवों में समय समय पर जो निरंतर परिवर्तन यानी जीवन यापन करने के लिए जो परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण कोई जीवन नई परिस्थितियों में अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए, यही हमारा क्या है, जैव विकास है। तो हमने आपको बताया ये वर्गीकरण और जैव विकास क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा इसका टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। अभी इसमें थोड़ा और बाकी है, अभी आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा सा और बताना है मैंने। तो जैव विकास की जो अवधारणा थी मैंने आपको बता दिया किसने दी है, यानी कॉन्सेप्ट क्या था, किसने सिद्धांत दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया जैव विकास की अवधारणा जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी 1859 में, अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने ये सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके बुक में है जो कि पैराग्राफ से रिलेटेड है, आदिम जीव क्या होता है। ठीक है, आदिम जीव क्या होता है, कुछ जीव जो समूह के शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक यानी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, वही क्या है, आदिम जीव है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है आपके बुक में कि क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं, नहीं, कुछ जीव समूह की संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई दे पड़ते हैं, उन्हें उच्च जीव ही कहते हैं। तो ये हमारा था वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है, वर्गीकरण और जैव विकास क्या था, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वर्गीकरण कैसे हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण समूह के पदानुक्रमित संरचना। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित जो संरचना है उसकी बात करते हैं क्या है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बहुत से हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने किया है, वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। जैसे कि आपकी बुक में लिखा है हैकेल ने 1894, ठीक है, रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में, तथा जो कार्ल बोर्स थे उन्होंने 1977 नाम जैव विकास वैज्ञानिकों के सारे जीवों के जगत को, मतलब जो जगत है हमारा किंगडम है उसके बारे में उन्होंने विभाजित किया, नहीं कि वर्गीकरण उन्होंने किया था। ठीक है, फिर उसी आधार पर इन्होंने क्या किया, एक हमारे जो वैज्ञानिक थे विटेकर द्वारा 5 जगत का, विटेकर ने क्या किया कि 5 जगत जो हमारा जगत था किंगडम है उसको 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला जो था हमारा जो जगत दिया हुआ है वो दिया है मोनेरा। पहला जगत जो बांटा उन्होंने वो मोनेरा। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं मोनेरा। ठीक है, दूसरा जो बांटा उन्होंने प्रोटिस्टा। ठीक, इसको भी इंग्लिश में लिख देना है प्रोटिस्टा। ठीक है, इसको बांट दिया। फिर उन्होंने जो तीसरे में बांटा फंजाई।
बन जाएगी। इसमें बांट दिया। फिर उन्होंने बांटा प्लांटी, प्लांटिंग बांटा। फिर उन्होंने बांटा एनिमलिया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने 5 जो हमारे विटेकर थे उन्होंने विटेकर का वर्गीकरण है नहीं कीजिए है विटेकर द्वारा 5 जगह, विटेकर द्वारा 5 जगह में बांटा गया, विटेकर द्वारा, ठीक है। तो ये विटेकर द्वारा वर्गीकरण किया गया है, जो कि हमारा पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटिया एनिमलिया में उन्होंने विभाजित किया है, ठीक है। ये समूह सेल और संरचना, पोषण के स्रोत के और तरीके शारीरिक संगठन के आधार पर भी बनाया गया है। इसको हम लोग अपने बुक में अगर देख सकते हैं आप, तो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि जगत को हम लोग किंगडम बोलते हैं, फाइलम, ठीक है, डिवीजन भी है, वर्ग को हम लोग क्लास बोलते हैं, गण को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, कुल फैमिली, वंश, जीनस, और जो जाति है वो स्पेसीज है, ठीक है। तो इस आधार पर जो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, वर्गीकरण के आधार की जो मूल इकाई होती है वो जाति यानी कि स्पेसीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो जातियां होती हैं उन्हीं के आधार पर लोगों को बांटा गया है, जैसे चाहे हम लोग हों चाहे कोई भी हो, उसी आधार पे सबको बांटा गया है। फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग ने देखा विटेकर द्वारा जगत, जो हम लोगों को किताब में दिया हुआ आप देख सकते हैं, बुक खोल सकते हैं अपनी, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो, तो उसमें लिखा हुआ है विटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत जो वर्गीकरण 5 उसकी विशेषताएं हैं वो बताई गई हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मोनेरा, पहले मैंने आपको बताया मोनेरा के बारे में, जैसे बता दूं आपको कि इन जीवों में ना तो केंद्रक होता है और ना तो कोशिकांग होते हैं, ठीक है, और ना ही उनमें शरीर बहु कोशिकाएं होती हैं। ये पोषण सेल के द्वारा जो पोषण होता है, इसका स्तर होता है वो स्वपोषी और विषमपोषी होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएगा मोनेरा में, जैसे बात कर लें, मोनेरा में हमारे आएंगे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है, ग्रीन एल्गी है और माइकोप्लाज्मा वगैरह आते हैं। तो ये तो था आपका मोनेरा। तो मोनेरा के बाद हम लोग बात करते हैं जैसे कि हम बता रहे हैं आपको मोनेरा के बारे में कि मोनेरा में हमने आपको बताया कि ना तो इसमें केंद्रक होंगे और ना ही कोशिकाएं होंगे और ना ही उनके शरीर पर कोई बहुकोशिकीय होगी, ठीक है। ये एक यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें सेल बहुत कम पाई जाती है, ना के बराबर कुछ में पाई जाती है। तो पोषण स्तर इनका मैंने आपको बताया कि स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं, ये दोनों तरीके के भी हो सकते हैं। इसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं मोनेरा में कौन कौन से एनिमल आएंगे, जैसे बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है वो आ जाता है और माइक्रोप्लाज्मा वगैरह आता है। फिर उसके बाद हम किसकी बात करें, प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में होता है इनमें कोशिकांग तथा इसमें एक कोशिकी पाए जाते हैं एनिमल, ठीक है। इसमें यूकैरियोटिक जीव भी होते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों के गमन के लिए सीलिया वगैरह, सीलिया है, फ्लैजिला नामक चीजें पाई जाती हैं, इनमें संरचना होगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे कि इसमें हो गया आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम बना रहे हैं, ये पैरामीशियम है हमारा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रोटिस्टा में फ्लैजिला हो गया, सीलिया, जैसे कि हमारा एक यूग्लिना और है, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यूग्लिना है,
जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें चलन संरचना के आधार पर अगर बात करें तो इसमें फ्लैजिला और सीलिया पाए जाते हैं जो कि गमन करते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ एनिमल जो होते हैं वो गमन कर रहे होते हैं, यानी कि चलते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे एल्गी हो जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एल्गी आएगा, यूनिसेलुलर और प्रोटोजोआंस के कुछ जीव इसमें आते हैं, तो जो हमारा प्रोटिस्टा में रखा जाता है। फिर उसके बाद वेटिगर में एक फंजाई बताया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये विषम यूकैरियोटिक जीव हैं। इनमें कुछ पोषण के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर आप निर्भर होते हैं, ठीक है। जो इसमें जो जीव होंगे वो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, रोटी कुछ दिनों के लिए रख दो तो उसमें फफूंदी सी लग जाती है, अचार होता है उसमें फफूंदी लग जाती है, यानी उसको हम लोग फंजाई कहते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हम लोग मृत जीवी भी कहते हैं, यानी कि क्या है, सड़े गले हैं, सड़े गले जीव मतलब कि जीवों पर या कुछ ही उस पर मिलते हैं देखने को, तो इसलिए हम लोग इसे मृत जीवी कोशिका भी या मृत जीवी कहते हैं। जीवित द्रव, जो जीव द्रव होता है भोजन के लिए आश्रित होते हैं। कुछ इसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं इस तरीके से, वो जो सजीव द्रव होता है उसके लिए उस पर आश्रित होते हैं, तो इन्हें हम लोग परजीवी भी कह सकते हैं, मृत जीवी भी कहेंगे, और कुछ इसमें जो होंगे मृत जीवी भी होंगे, ठीक है। इसमें जो फंजाई में एक लेयर पाई जाती है जो वो काइटिन की बनी होती है, जो उसकी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो उस काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके एग्जाम्पल की बात करें, ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है। मशरूम आपने देखा होगा इस तरीके का मार्केट में बिकता भी है, ये मशरूम है, ठीक है। तो ये मार्केट में बिकता भी, तो ये भी होता है, ये भी फंजाई में ही आता है, ठीक है। ईस्ट वगैरह है फंजाई। तो कवकों की जो कुछ प्रजाति होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ स्थायी असंभव यानी बनाती है, कोशिका बनाती हैं, ठीक है। उन्हें सहजीवी कहते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि जो संबंध होते हैं वो कुछ बनाते हैं और अंतर संबंध एक दूसरे से होते हैं, तो उन्हें सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीविता को हम लोग क्या कहेंगे, लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। तो लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंगस से यानी कि फंजाई से मिलके आपस में इंटर यानी कि कनेक्शन रखते हैं, तो मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन ज्यादातर क्या होता है, पेड़ों की छाल पर आपको देखने को मिलेंगे, जो पुराने पेड़ होंगे उन पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं प्लांट की, यानी कि प्लांटी की बात करते हैं। इस वर्ग में इस वर्ग में सेल वॉल वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, वो स्वपोषी होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग के सभी पौधे आते हैं, चाहे वो मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो इस तरीके के आते हैं। इसमें आपके में क्या कहते हैं कि प्लांटिंग जो लिखा है वहां पर एक नीचे डायग्राम बना हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है जीवधारी, ठीक है। जीवधारी दो प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय, यानी कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी बोलते हैं। एक कोशिकी में हम लोगों ने प्रोटिस्टा को रखा है, और जो बहुकोशिकीय उसको भी 2 भागों में फिर बांटा गया है, जिसमें कोशिका रहित होता है और एक कोशिका भित्ति वाले भित्ति सहित होता है। तो कोशिका भित्ति रहित जो है उसमें हम लोग एनिमिलिया की बात करते हैं, जिसमें सेल वॉल नहीं होगी, और सेल वॉल होगी इसमें, उसमें उसको भी 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे होते हैं, दूसरा जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। और जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है वो किसमें आते हैं, फंजाई में आते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस होगी उनको हम लोग प्लांटी में रखेंगे। तो इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। फिर उसके आगे हम लोग किसकी बात करते हैं, उसके आगे हम लोग फिर बात करते हैं एनिमलिया की। एनिमलिया में आपके कुछ जीव आएंगे, ठीक है। उसमें भी इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि वो स्वपोषी परपोषी कुछ होते हैं, तो उसी आधार पर हम लोग इसकी बात करेंगे। तो मैंने आपको इतना बताया कि वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण जैव विकास और वर्गीकरण क्या है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया वर्गीकरण को किस आधार पर बांटा गया। फिर हमने आपको बताया वर्गीकरण समूह के पदानुक्रमित संरचना क्या होती है, इसके साइंटिस्ट कौन कौन थे। तो मैंने आपको बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं कि आपको बताया विटेकर है, ठीक है, हैकेल है, ये सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इसको 5 जगत समूह द्वारा बांटा गया। विटेकर द्वारा जो 5 जगत बांटा गया उसकी बात मैंने आपको बताई, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमलिया है, ठीक है। तो ये हमारे 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मोनेरा में क्या आता मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया है, ग्रीन एल्गी है, एल्गी है, और क्या कहते हैं माइकोप्लाज्म जैसा आता है। प्रोटिस्टा में हमने आपको बताया इसमें कुछ जीव ऐसे होंगे जो रेंगते हैं, संरचना के आधार पर वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, तो इसमें एल्गी हो गया, यूनिसेलुलर
वाले जीव हो गए और प्रोटोजोआंस आएंगे। ठीक है, फंजाई में मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, मृत, इन्हें हम लोग मृत जीवी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भोजन पे आश्रित होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये सड़े गले चीजों पे देखने को मिलते हैं फंजाई। जैसे कि उसमें मशरूम भी आ जाता है, हम लोग बात कर बताया आपको, ईस्ट है, मोल्ड है और मशरूम है, ये सारे फंजाई में आता है। फिर हमने बताया प्लांट में आपके दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं, दूसरा प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। फिर मैंने एनिमलिया में बताया, एनिमलिया को हमने इसमें बहुत से भाग में बांटा गया है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, प्लांट और एनिमल के बारे में, जो कि बहुत से अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी था, और जो आपके दोस्त है उनको उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए और उनको भी शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और जो आपकी क्वेरीज है यानी क्वेश्चंस है और जो आपको पैराग्राफ क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं कमेंट पे, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जाके आप पूछ के कि कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा इतना ही था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब होगा इस बार, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमलिया और प्लांट के बारे में, वो मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।